हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यार दोस्तों, आपके होने वाले एग्जाम यानी कि सोशल साइंस के एग्जाम के लिए मेरे भाई जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ज्योग्राफी से, एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं पूरे बुक से। बीटीसी का जितना भी निचोड़ है और जहां से क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन देखिए साल बाय साल आपको हम लिख भी दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन साल में आया और कौन सा क्वेश्चन इस बार के लिए वीवीआई है। टोटल क्वेश्चंस आपको हम बताने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई तो कर ही लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वही देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। अब देखिए आपको ही देख के लग रहा होगा कि यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज्यादा वीवीआई है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है यह 2015 में, 2019 में, 2022 में पूछा गया है। इसलिए इस बार भी इस क्वेश्चन को हम वीवीआई कर दिया है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि संसाधन हम लोग कहते हैं किसे है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है मेरे भाई। तो इसका जो डेफिनेशन है वह है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। कह रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण में उपस्थित जितना भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से सामान्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वे सभी संसाधन है। वे सभी क्या है? संसाधन। तो संसाधन का डेफिनेशन आपको याद रहेगा। और आपको बताऊं एक और आसान सा डेफिनेशन देता हूं, आप ऐसे भी दे सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित वे सारे पदार्थ जो हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। खटाक हो गया ना यार, एकदम आसान है। आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वह भी लिख सकते हैं। अब जैसे में देखिए यहाँ पे जैसे है कोयला, जल, वायु, खनिज, ये सभी क्या है? ये सभी का सभी संसाधन है। कोयला हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन है। जल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन है। पेन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संसाधन है। सभी का सभी संसाधन है मेरे भाई। ठीक है, तो चले अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखने से पहले प्लीज मेरे भाई आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन तो और ज्यादा टॉप मोस्ट वीवीआई है, चाहे एग्जाम किसी भी साल हो, यह क्वेश्चन तो वीवीआई रहता ही है कि हरित क्रांति हम लोग कहते हैं किसे। यह क्वेश्चन देखिए 11 में पूछा गया है, 16 में, 21 में, 22 में, इसलिए इस बार के लिए भी जो है यह क्वेश्चन वीवीआई है। वैसे जितना भी क्वेश्चन बता रहा है इसमें सब वीवीआई ही है मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कह रहा है कि भारतीय कृषि पे क्रांतिकारी विकास को ही हम लोग हरित क्रांति कह रहे हैं। कह रहा है कि भारतीय कृषि में जो क्रांतिकारी विकास हुआ है ना, इसी विकास को ही हम लोग जो है ना हरित क्रांति कहते हैं। आगे कह रहा है कि नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एवं रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। आगे कह रहा है कि भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस आमूल-चूल उत्थान को ही हम लोग हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आप क्या कहेंगे इसका डेफिनेशन हरित क्रांति का? कि भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। ऐसे आप समझ गए ना कि भारतीय कृषि का स्थिति जो है वो पहले जो है बहुत ज़्यादा दयनीय था, लेकिन अब जो भारतीय कृषि के जो है ना कृषि के इतिहास में जो अब क्रांतिकारी विकास जो हो गया है ना, इसी को हम लोग कहते हैं हरित क्रांति। पहले जो लोग कृषि का काम करता था ना, तो उससे लोग क्या करता था मालूम है? अपना जीवन चलाता था, लेकिन अब तो इसको लोग व्यवसाय भी बना लिया है। बहुत अच्छा पैसा भी आदमी अब कमाता है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वह है यहाँ पे कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। देखिए यहाँ पे जो है ना हम आपको फसल चक्रण का परिभाषा भी लिख दिया है। यदि आपसे पूछे कि फसल चक्रण क्या है तो उसका भी यदि आप यह डेफिनेशन लिख देंगे फिर भी आपका दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो चाहे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि फसल चक्रण क्या है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, फिर भी आप यह आंसर लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं। या ये पूछे तो फिर तो लिखना ही है। अब पूछेंगे आप कि सर वो क्वेश्चन क्यों नहीं दिए, क्योंकि क्वेश्चन जो ज़्यादातर पूछ रहा है वह इसी प्रकार से पूछ रहा है, तो हम यही दिए हैं। वैसे वह भी पूछेगा तो आप आसानी से यही जवाब दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर। और देखिए उत्तर जो है वह कह रहा है कि एक ही भूखंड पर बार बार एक ही प्रकार के फसल लगाने से। आप लोग हमें यह बताइए कमेंट करके कि भूखंड का अर्थ आप लोग क्या समझ रहे हैं। भूखंड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। जैसे आप खेत को आरी बना बना के टुकड़ा में बांट दिए हैं ना जी, उसी को भूखंड बोला जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कह रहा है कि एक ही भूखंड पर बार बार एक ही प्रकार के फसल लगाने से उसमें किसी खास पोषक तत्वों की कमी आ जाती है और उत्पादन सही से नहीं हो पाता। आगे कह रहा है कि इसी को रोकने के लिए लोग जो है ना भूखंड पर अलग अलग प्रकार की फसल लगाते हैं। यही जो है ना फसल चक्रण कहलाता है। पहले तो हम फसल चक्रण का आपको डेफिनेशन दे दिया। आगे देखिए बताते हैं कि फसल चक्रण जो है वो मृदा संरक्षण में किस प्रकार से सहायक है। तो देखिए पैराग्राफ चेंज करके क्या कह रहा है। कह रहा है कि गेहूं, कपास, मक्का, आलू इत्यादि के लगातार उगाने से मृदा
में जो है ना ह्रास उत्पन्न हो जाता है, कुछ कमी आ जाता है। इसे ही हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, उस भूमि पे तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है। अतः फसल चक्रण जो है वह मृदा संरक्षण में सहायक सिद्ध होता है। यही तो हम आपको बताया ना कि एक ही भूमि पर बार बार एक ही प्रकार का जो हम लोग फसल लगाते हैं तो उसमें कुछ खास पोषक तत्वों का कमी हो जाता है, जिस वजह से जो है ना पैदावार यानी कि उत्पादन अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं ना, पहले वहाँ पे धान करते हैं, फिर मसूरी कर देते हैं। अब देखते हैं गाँव में आप सुनते होंगे कि अगला साल मसूरी के नहीं रही है, एबर गेहूँ कर दीजिए, है ना। तो इस सब की वजह से होता है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए यह भी क्वेश्चन जो है पूछा मात्र 3 ही बार है, लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से आपको लगेगा कि नहीं यह क्वेश्चन भी वीवीआई है मेरे भाई। तो देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जल संकट क्या है। अब आप हमें यह बताइए कि आप रट के मत जाइए इस डेफिनेशन को। आपसे कोई पूछे कि बताओ, आप पढ़े हैं ना जी, क्लास 10th में ज्योग्राफी पढ़े हैं ना, तो आपसे जो कोई पूछे कि बताओ हमें कि जल संकट क्या है, तो क्या आप जवाब नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? आसानी से दे देंगे ना। तो देखिए जल संकट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो कह रहा है कि जल संकट से अभिप्राय उस स्थिति से है जब विभिन्न आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होगा या नहीं होता है। कह रहा है कि जल संकट से अभिप्राय उस स्थिति से है जब विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है ना पर्याप्त मात्रा में जल जो है वह उपलब्ध नहीं होगा। आगे कह रहा है कि पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं जल जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन होने के बावजूद भी जल दुर्लभता एक जटिल समस्या। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, माने नहीं खत्म होने वाला संसाधन है, फिर भी जल उपलब्धता जो है ना यह एक दुर्लभता जो है ना एक जटिल समस्या है। आगे कह रहा है कि प्रायः जल की कमी इसके अति शोषण, अति उपयोग एवं समाज के विविध विविध वर्गों में जल के असमान वितरण से उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिक, ठीक है, होता है। इतना ही तक है, इसे काट दीजिए, ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला जो क्वेश्चन है। अच्छा, इसी में है क्या, देखिए आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ है। उद्योगी की वजह से मृत्यु जल पर दबाव बढ़ रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो है ना, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ है, यानी कि उद्योग खूब लगा है, और नगरीकरण यानी कि शहरीकरण का विकास हुआ है। इस वजह से क्या हुआ है, उद्योगों की वजह से मृदु जल यानी कि मिट्टी से मिलने वाला जो जल है ना नीचे से, उस पर दबाव बढ़ गया है और उसका स्तर जो है दिन बर दिन नीचे जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम से आपको स्पष्ट हो जाएगा, बहुउद्देशीय। तो उद्देश्य माने उद्देश्य, बहु माने पुतहु, अरे नहीं, बहु मतलब बहुत, यानी कि वैसा परियोजना जहाँ से बहुत सारा उद्देश्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। तो चलिए आते हैं इसके डेफिनेशन की ओर। और देखिए कह रहा है क्या, वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो, वही ना जो हम बोले हैं, वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। आगे कह रहा है कि नदी घाटी परियोजना द्वारा बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, पर्यटन इत्यादि कई कार्य किए जाते हैं। जैसे देखिए अब कोई नदी पे कोई परियोजना बन रहा है, बांध बन रहा है बड़ा सा, तो वहां से कितना कार्य होता है, एक तो बाढ़ नियंत्रण होगा, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा मृदा अपरदन, धार में जो मिट्टी का कटाई हो रहा है, कटाव वह नहीं होगा, दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, ये विद्युत उत्पादन, बिजली का उत्पादन, 3 गो हो गया। मत्स्य पालन, मछली पालन, फिर पर्यटन। तो कितना सारा कार्य हो जाता है एगो परियोजना से। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना बोला जाता है मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फटाक से एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखते हैं। तो देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1870 ईस्वी के दशक में गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड के लोगों ने जंगलों की व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया। कह रहा है कि सुंदर, क्वेश्चन आप पढ़ लिया ना कि चिपको आंदोलन क्या है। यह क्वेश्चन 15, 18, 21 तीन बार पूछा गया है। और चिपको आंदोलन सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं है मेरे भाई, रसायन शास्त्र भी है, रसायन शास्त्र में भी यह क्वेश्चन है, हिस्ट्री में भी है। तो चिपको आंदोलन बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, किसी न किसी सब्जेक्ट में पूछ ही देता है। तो चलिए क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो इसका जो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे वह है यहाँ पे कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1870 ईस्वी के दशक में गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड के लोगों ने जंगलों की व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया था, जिसी आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं या चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। आगे कह रहा है कि ग्रामीण लोग, खासकर महिला, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उनके साथ चिपक जाती थी। इस आंदोलन में बहुत से लोग शामिल होने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि 15 वर्षों तक, देखिए 15 वर्षों तक हिमालय वनों की
कटाई रोक दी गई। आज चिपको आंदोलन जो है सारी सीमाएं लांघ कर विदेशी धरती पर भी जा पहुंचा है, वहां भी लोग वनों को काटने नहीं देते हैं। तो आप क्या याद रखेंगे चिपको आंदोलन के बारे में? तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन में कौन बढ़ चढ़ के भाग लिया था, पुरुष या महिला? तो महिला। ये सब आप याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 7वां नंबर, वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि वन का पर्यावरण में क्या महत्व है, इसका आप वर्णन कीजिए। यह देखिए, यह सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई रहता है, बहुत ज्यादा वीवीआई रहता है, ठीक है ना। तो देखिए वन का पर्यावरणीय महत्व क्या हो जाएगा? तो देखिए उत्तर में कह रहा है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में वनों का योगदान इस प्रकार है। कह रहा है कि पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में वनों का योगदान इस प्रकार है। या आप यह भी लिख सकते हैं कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन निम्नलिखित है। तो जो मर्जी है आप लिख सकते हैं। आंसर में आ जाते हैं हम लोग मेरे भाई। तो आंसर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वन स्थानीय जलवायु को मृदल बनाने में सहायक है। कह रहा है कि वन जो है ना वह स्थानीय जलवायु को मृदल यानी कि मिट्टी वाला जल, मिट्टी के अंदर से जो जल आता है वह बनाने में सहायक है। दूसरा है कि मृदा अपरदन को नियंत्रित करने तथा मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक है। वन यदि कहीं पे है तो एक तो वो मिट्टी के कटाई को रोकता है, मिट्टी जो दह जाता है बाढ़ में वह दहने नहीं देता है, उसको नियंत्रित करता है, साथ ही मिट्टी को उपजाऊ भी बनाने में सहायक है। तीसरा जो है वह देखिए कह रहा है कि नदी प्रवाह को नियमित करके बांधों की विभीषिका को कम करता है वन। चौथा कह रहा है कि वन तेज पवन की शक्ति को कम करता है और मरुस्थल का विस्तार रोकता है। आगे जो 5वां नंबर हुआ देखिए कह रहा है कि वन पर्यावरण में स्थिरता बनाए रखते हैं तथा पारिस्थितिक संतुलन को बिगड़ने नहीं देता है। अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर हुआ देखिए यहाँ पे कह रहा है 8वां नंबर जो क्वेश्चन हुआ है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, भारत में सौर ऊर्जा की क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आप लोग यह समझ लीजिए मेरे भाई हम लोग कि सौर ऊर्जा कहते किसको है ना। तो चलिए पहले हम लोग यह समझते हैं, और यह क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। सभी का हम ईयर बाय ईयर लिख दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। आप क्या याद रखिएगा कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। आगे कह रहा है सौर ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं, तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है उसे हम लोग अभी आप देखते होंगे गांव घर में जगह जगह जो है सरकारी सोलर लाइट लग गया है। तो यहाँ पे ऊर्जा कहाँ से, सूर्य से ही ना वह बैटरी चार्ज हो रहा है, तो उसे ही हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में इसकी संभावना है, सौर ऊर्जा का भारत में कितना ज़्यादा संभावना है यह बता रहा है। देखिए पहला कह रहा है कि भारत जो है वह ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, यहाँ सूर्य का ताप बाहुल्य में मिलता है। कह रहा है कि भारत जो है वह ट्रॉपिकल जोन में स्थित है, जिस वजह से यहाँ सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा है, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। दूसरा है कि यह ऊर्जा का पुनर्नवीकरण साधन है। तीसरा है कि इससे न तो प्रदूषण होता है। देखिए सौर ऊर्जा ऐसा, जैसे आपको बिजली चाहिए तो आप जनरेटर चलाएंगे तो उससे तो प्रदूषण फैलता है, लेकिन सौर ऊर्जा ऐसा साधन है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता और न ही व्यर्थ अवशेष बचते हैं। आगे कह रहा है कि इसकी स्थापना स्थानीय स्तर पर सरलता और सस्ते में की जा सकती है। आगे कह रहा है कि इसका प्रयोग मुख्यतः कृषि एवं घरेलू क्षेत्रों में किया जाता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखने वाले हैं। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। कह रहा है कि उद्योगों को हम लोग जो है ना स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी कि मालिकाना हक के आधार पर हम लोग जो है कितने भागों में बांट सकते हैं। तो यह क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा हुआ है, 16, 18 और 21 में। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर जो है सो कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है मेरे भाई। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक एक क्वेश्चन छांट के आपके लिए लाए हैं हम, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन वीवीआई है, जितना भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है वही क्वेश्चन लाए हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे है कि स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा है निजी उद्योग, तीसरा है संयुक्त उद्योग और चौथा होता है यहाँ पे आपका जो है सहकारी उद्योग, ठीक है ना। तो सबसे पहला नंबर जो उद्योग है यानी कि सार्वजनिक उद्योग जो है हम लोग उसको देखेंगे कि सार्वजनिक उद्योग हम लोग किसे कहते हैं। तो चलिए सार्वजनिक उद्योग कह रहा है कि सार्वजनिक उद्योग जो है वह सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित होते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक उद्योग जो है वह सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित होते हैं। आगे कह रहा है कि BHEL तथा SAIL इसी प्रकार के उद्योग हैं। आगे देखिए निजी उद्योग है दूसरा निजी उद्योग किसे कहते हैं। देखिए कह रहा है कि निजी उद्योग का स्वामित्व भी किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। देखिए कह रहा है कि निजी उद्योग का स्वामित्व जो है या तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा अथवा एक समूह के हाथों में होता है। आगे कह रहा है कि टिस्को अथवा बजाज ऑटो लिमिटेड निजी उद्योगों के उदाहरण है। ये हो जाएगा दूसरा। फिर देखिए तीसरा है यहाँ पे कि संयुक्त उद्योग हम लोग किसे कहते हैं। देखिए संयुक्त उद्योग कह रहा है कि वे उद्योग जो राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उन्हें हम लोग संयुक्त उद्योग कहते हैं। कह रहा है
कि वो उद्योग जो राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग संयुक्त उद्योग कहते हैं। आगे कह रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL एक ऐसा ही उद्योग है। अगला जो है चौथा नंबर वह देखिए कह रहा है यहाँ पे, चौथा नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्या है पॉइंट, तो चौथा जो है ये है आपका सहकारी उद्योग। इस सहकारी उद्योग हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए कह रहा है कि वो उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, सहकारी उद्योग कहलाता है। आगे कह रहा है कि महाराष्ट्र की चीनी मिलें तथा केरल के नारियल पर आधारित उद्योग इसके उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा उद्योगों के प्रकार। तो याद रखिएगा आप कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए इसका आंसर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूर स्थित भागों को आपस में जोड़ते हैं। इस सड़क तंत्र का निर्माण तथा रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह देश के दूर स्थित भागों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। इस सड़क तंत्र का निर्माण तथा रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों है। कह रहा है कि बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है मेरे भाई। तो इसका आंसर शुरू करें, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो देख चुके हैं, इसका जो आंसर है वह देखते हैं। देखिए कह रहा है कि बिहार की कृषि जो है वह मानसून पर निर्भर है। बाढ़ और सुखाड़ जो है यह यहाँ की नियति है। यहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। कह रहा है कि यहाँ सकल भूमि के मात्र 46% पर ही सिंचाई हो पाती है। कह रहा है कि जितना सिंचाई का भूमि है ना उसका केवल 46% पर ही सिंचाई हो पाता है। आगे कह रहा है कि शेष भाग सिंचाई से वंचित रह जाता है। अतः बिहार में सभी भागों में सिंचाई की आवश्यकता है। यहाँ 4 फसलें भदई, अगहनी, रबी और गर्मा लगाई जाती है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अतः यहाँ नहरों का जाल बिछाकर बाढ़ पर काबू पाया जा सकता है एवं साथ साथ सिंचाई की भी व्यवस्था की जा सकती है। आगे कह रहा है कि बिहार की बढ़ती जनसंख्या के लिए अनुत्पादन हेतु सिंचाई की आवश्यकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा VVI, अरे जानते हैं एक भी बार नहीं पूछा है, जान रहे हैं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन तो VVI है मेरे भाई, क्योंकि यह बात हम कह रहे हैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि अस्तर रंजन क्या है। अस्तर रंजन क्या है, तो अस्तर रंजन हम लोग किसे कहते हैं इसे समझते हैं। तो देखिए आ कह रहा है कि आंसर में कि यह जो है स्थल आकृतियों को प्रदर्शित करने की विधि है। कह रहा है कि अस्तर रंजन जो है ना यह स्थल आकृतियों को प्रदर्शित करने की विधि है जिसमें धरातलीय ऊंचाई एवं निचाई को विभिन्न छायाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एटलस एवं दीवार मानचित्रों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि ऊंचाई में वृद्धि के अनुसार रंगों की आभाएं हल्की होती जाती है। इनमें समुद्र या जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है, मैदान को हरे रंग से तथा पर्वतों को बादामी हल्का कत्थई रंग से दिखाया जाता है, जबकि बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग से दिखाया जाता है। कह रहा है कि अस्तर रंजन जो है ना यह मानचित्र पे जो दिखाता है कि पानी का रंग कैसा है, उसका पहाड़ को किस रंग से दिखाता है, यही सब है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 13वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समोच्च रेखाओं द्वारा, क्वेश्चन है कि समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। क्वेश्चन है कि समोच्च रेखाओं के द्वारा जो है ना शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन जो है वह किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर है यहाँ पे कि शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन जो है वृत्ताकार या बंद रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है कि शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन वृत्ताकार या बंद रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे कह रहा है कि पहाड़ी के शिखर की ऊंचाई मध्य में बिंदु या त्रिकोण बनाकर दिया जाता है। ऊंचाई प्रकट करने वाली रेखा अंदर तथा नीचाई प्रकट करने वाली रेखा बाहर होती है। याद रहेगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है 14वां नंबर वह है तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है क्योंकि कितना बार पूछा गया। तल चिन्ह को हम लोग बेंच मार्क भी कहते हैं और जो है स्थानिक ऊंचाई को है उसे हम लोग सॉफ्ट हाइट भी कहते हैं, स्पॉट हाइट भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है तल चिन्ह क्या है, तो तल चिन्ह का डेफिनेशन जानते हैं। तो कह रहा है कि तल चिन्ह जो है वह स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करने की एक गणितीय विधि है जिसके द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं की समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है। अर्थात वास्तविक संरक्षण के द्वारा भवनों, पुलों, खंभों, पत्थरों जैसे अस्थायी वस्तुओं पर समुद्र तल से
मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को ही हम लोग तल चिन्ह कहते हैं। आगे कहा कि मानचित्र पर BM अक्षर के साथ ऊंचाई लिखकर ऊंचाई को प्रकट किया जाता है। अब जो हम लोग दूसरा जानेंगे वह जानेंगे कि स्थानिक ऊंचाई क्या है। स्थानिक ऊंचाई हम लोग किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे स्थानिक ऊंचाई क्या है। तो कह रहा है कि स्थानिक ऊंचाई की विधि भी स्थलाकृतियों को प्रदर्शित करने की एक गणितीय विधि है। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्र तल से किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई प्रकट की जाती है। इसमें उस क्षेत्र के ढाल को नहीं पढ़ा जा सकता है। आगे कह रहा है कि इस विधि में बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या में लिख दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि हेस्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है कि हेस्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हेस्यूर विधि को पहले हम लोग देखिए अंतर क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिए, वही अंतर हो गया। तो पहले हेस्यूर विधि का तो कह रहा कि यह स्थलाई कृति को प्रदर्शित करने की एक विधि है जिसके द्वारा छोटी बड़ी मोटी एवं पतली खंडित रेखाओं द्वारा धरातल की ऊंचाई से निचाई के ढाल को प्रदर्शित किया जाता है। इस विधि द्वारा किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई नहीं दिखाई जा सकती है, इसमें केवल ढाल प्रवणता को दिखाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि ऊंचे भाग को घनी रेखाओं तथा कर्म ढाल को दूर दूर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करने में काफी समय एवं मेहनत लगता है। अब पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पर्वतीय छायाकरण विधि है क्या, इसे जानते हैं। तो कह रहा है कि पर्वतीय छायाकरण विधि जो है वह ढाल प्रदर्शन करने की वह विधि है जिसके द्वारा लंबवत तथा तिर्यक प्रकाश की किरणों की सहायता से ढाल की तीव्रता एवं मंदता का प्रदर्शन होता है। आगे कह रहा है कि खड़े ढाल का प्रदर्शन गहरी छाया द्वारा तथा मंद ढाल का प्रदर्शन हल्की छाया द्वारा किया जाता है। इस विधि में ढाल की प्रवणता एवं ऊंचाई को कोई ज्ञात नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो आप यह समझ गए हेस्यूर विधि और पर्वतीय छायाकरण। देखिए ये जो क्वेश्चन है तल चिन्ह स्थानिक ऊंचाई हेस्यूर विधि पर्वतीय छायाकरण विधि यह मानचित्र अध्ययन चैप्टर का है और यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा VVI है, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 16वां नंबर वह है यहाँ पे कि बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे के नाम लिखिए तथा यह बताइए कि वह कहाँ स्थित है। यह आंसर। तो देखिए कह रहा है बिहार में पटना एवं बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे का विकास हुआ है। पटना हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पतन के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि इसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर, ठीक है ना, इसके अलावा जो और कहाँ कहाँ हवाई अड्डा, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में है, जोगबनी में है, रक्सौल में है, भागलपुर में है, बिहटा में है और नया नया अभी दरभंगा में चालू हुआ है जो इसमें था नहीं, हम अपने तरफ से ऐड कर दिए हैं। तो दरभंगा में भी नया नया हवाई अड्डा चालू हो गया है, तो एक वो भी है। यहाँ पे कुल 5 था जबकि इसे हम क्या कर दिए हैं, कुल 6 कर दिए हैं। हो सकता है कि एक आध और कहीं पे बना हो लेकिन बुक में मेंशन नहीं है, वहाँ पे तो 5 ही था। एक हमें हमारे ज्ञान में है कि दरभंगा में बना है तो उसे हम ऐड कर दिए हैं, 6 हवाई अड्डा कर दिए हैं। तो कमेंट करके आप लोग हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।